गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सी श्वेता वर्मा। गाइस, आज की इस वीडियो में हम ITR 1 को प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप फाइल करना सीखेंगे। ITR 1 फाइल करते टाइम आपको किन बातों को ध्यान में रखना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, किस तरह से फाइल किया जाता है, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को हम समझेंगे। तो अगर आप अपना ITR 1 खुद से फाइल करना चाहती हैं तो इस वीडियो के थ्रू आप इजीली फाइल कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ITR 1 कौन फाइल कर सकता है? अगर आप सैलरीड हैं या फिर पेंशनर्स हैं, आपको मैक्सिमम 2 हाउस प्रॉपर्टी की इनकम होती है, अगर आपका शेयर मार्केट से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है 1,25,000 रुपये तक का, तो आप ITR 1 फाइल कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी सेविंग बैंक की इंटरेस्ट इनकम है, FD की इंटरेस्ट इनकम है, डिविडेंड इनकम है, फैमिली पेंशन इनकम होती है आपको, तो इन सारे केसेस में आप ITR 1 को फाइल कर सकते हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। अब देखिए, सबसे पहले ITR 1 फाइल करने के लिए आपको क्या करना होता है? आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर लॉगिन करना होता है। incometax.gov.in इस पर आपको जाना होता है। जब आप इसको लॉगिन करेंगे तो इस तरह की स्क्रीन आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर 2 टैब होते हैं, एक लॉगिन का और एक रजिस्टर का। तो सबसे पहले आपका जो पैन नंबर है वो डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर ऑलरेडी रजिस्टर होना चाहिए, ठीक है। तो हमारा जो पैन नंबर है वो डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। अब हम क्या करेंगे? लॉगिन करेंगे। अब सबसे पहले हमको क्या चाहिए होगा? अपना पैन नंबर। अब हम यहाँ पर अपना पैन नंबर लिखेंगे। इसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर चेक बॉक्स को टिक करेंगे, उसके बाद अपना पासवर्ड लिखेंगे। अगर पासवर्ड हमको याद नहीं है तो फॉरगॉट पासवर्ड पर जाकर अपने पासवर्ड को रीसेट भी कर सकते हैं। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। ओके, तो ITR फाइल करने के लिए सबसे पहला डॉक्यूमेंट हमें क्या चाहिए था? हमारा पैन नंबर। पैन नंबर से हमने क्या कर लिया? लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद में हमको ये स्क्रीन यहाँ शो हो जाएगी। अब हमको सबसे पहले क्या करना है? अपना फॉर्म 26CS एंड AIS को डाउनलोड कर लेना है। ई फाइल पर जाएंगे, इनकम टैक्स रिटर्न पर जाकर व्यू फॉर्म 26CS इस पर क्लिक करेंगे, इसको टिक करेंगे, प्रोसीड पर जाएंगे, यहाँ क्लिक करेंगे, असेसमेंट ईयर 26-27 पर जाएंगे, व्यू एज HTML पर जाएंगे, डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ पर हमको हमारा 26CS शो हो जाएगा। 26CS में क्या होता है? ऐसी इनकम जिस पर आपका TDS डिडक्ट होता है या फिर ऐसे पेमेंट जिस पर आपका TCS कलेक्ट होता है, तो वो यहाँ पर आपको सारे शो हो जाती हैं। तो सैलरी की इनकम है, पेंशन की इनकम है, अगर आपकी FD इंटरेस्ट की इनकम है जिस पर TDS डिडक्ट हुआ है, तो वो आपको यहाँ शो हो जाएगा। ये आपने डाउनलोड कर लिया। वापस से डैशबोर्ड पर जाएंगे। अब हमको सेकंड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट AIS, इसको डाउनलोड करना होता है। यहाँ क्लिक करेंगे AIS पर। AIS पर जाने के बाद में फिर से यहाँ पर AIS का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट पर क्लिक करेंगे। अब देखिए, एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में ना काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हमारी आती हैं। वो सारी इनकम जो कि 26CS में शो हो रही होती है जिस पर TDS और TCS हमारा डिडक्ट या कलेक्ट हुआ होता है। इसके साथ हमारी सेविंग बैंक की इंटरेस्ट होती है, फिक्स डिपॉजिट की इंटरेस्ट इनकम होती है, ये आ रही होती है। इसके साथ ही अगर आपने कोई हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन, एक लिमिट से ज़्यादा का अगर बैंक में कैश डिपॉजिट कर देते हैं आप, या फिर आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज की है 30 लाख से ज़्यादा की, शेयर मार्केट में अगर आप कोई परचेज करते हैं, सेल करते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन आपको आपके AIS में शो हो रही होती हैं। तो आज की डेट में अगर आप चाहें कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से अपनी इन्फॉर्मेशन को हाइड कर लें, अपनी इनकम को हाइड करना चाहती हैं, तो करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो आपको क्या करना होता है? AIS में जो भी इनकम शो हो रही होती है वो आपको अपने ITR में दिखानी ही होती है। दूसरी बात, ये जो AIS है वो आपका 15 जून तक अपडेट होता है। तो रिकमेंडेशन रहती है कि आप अपना ITR 15 जून के बाद ही फाइल करें, जिससे आपका AIS कम्प्लीटली अपडेट हो जाता है और फिर उसके बाद में आपका कोई मिसमैच भी नहीं होता, ठीक है। मिसमैच होता है, AIS में कोई इन्फॉर्मेशन है आपने ITR में नहीं शो की, आपको 100% नोटिस रिसीव हो जाता है, आपका जो ITR है वो प्रोसेस नहीं होता है। ओके, 15 जून से पहले फाइल करना चाहते हैं, कोई अर्जेंसी है, लोन लेना है, वीज़ा प्रोसेसिंग के लिए ITR चाहिए, तो आप कर सकती हैं। उसके बाद में अगर कोई मिसमैच होगा तो आपका ITR रिवाइज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट कोई अर्जेंसी नहीं है तो आप अपना ITR कब फाइल करेंगे? 15 जून के बाद में। नाउ ये हम डाउनलोड कर लेंगे। अब फिर से हम डैशबोर्ड में जाएंगे। अब हमको क्या करना है? यहाँ पर हमको कॉन्टैक्ट डिटेल शो हो रही है, ठीक है। इस कॉन्टैक्ट डिटेल को एक बार चेक कर लेना है। इस कॉन्टैक्ट डिटेल में आपको फ़ोन नंबर दिख रहा होगा, आपको अपना email ID दिख रही होगी और अपना एड्रेस दिख रहा होगा।
आपको ये चेक कर लेना है कि आपका फ़ोन नंबर, आपकी ईमेल आईडी, आपका एड्रेस ठीक है कि नहीं। कई बार क्या होता है, जो कंसल्टेंट होते हैं वो अपनी ईमेल आईडी, अपना फ़ोन नंबर यहाँ पर लिख देते हैं, तो इस केस में डिपार्टमेंट जो भी कम्युनिकेशन करता है, जो भी टेक्स्ट और मेल करता है, वो उस नंबर पर जा रहे होते हैं। ओके, तो चेक कर लीजिए कि आपका ये नंबर यहाँ पर हो। उसके बाद हम डैशबोर्ड में वापस जाएंगे। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, फाइल नाउ पर जाएंगे। अब हम अपनी ITR को फाइल करेंगे। आपको असेसमेंट ये यहाँ पर दिख रहा होगा, 26 27 के ITR फाइल कर रहे हैं। ITR को हम ऑनलाइन मोड पर फाइल करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद में हम स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर जाएंगे। उसके बाद क्योंकि हम एक इंडिविजुअल हैं तो इंडिविजुअल पर ऑलरेडी क्लिक है, अब हम प्रोसीड कर लेंगे। उसके बाद में कौन सा ITR फॉर्म फाइल कर रहे हैं, ITR 1 फॉर्म फाइल कर रहे हैं, यहाँ जाएंगे। अब यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है कि ITR 1 कौन फाइल कर सकता है, कौन नहीं फाइल कर सकता। कौन फाइल कर सकता है मैंने आपको बता ही दिया था, सैलरी इनकम हो, पेंशन इनकम हो, 2 हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है शेयर मार्केट से, वो भी 1,25,000 तक का। ओके, एग्रीकल्चर इनकम है अगर आपकी 5,000 रुपये तक की, और टोटल इनकम, आपकी जो टोटल इनकम है वो 50 लाख तक की ही होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए ITR 1 के लिए। और आपको इंडिया का रेसिडेंट होना चाहिए, नॉन रेसिडेंट है तो आप ITR 1 फाइल नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर आप किसी कंपनी के डायरेक्टर हैं, आपने अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स होल्ड कर रखे हैं, आपका 194N में TDS डिडक्ट हुआ है, तो भी आप ITR 1 फाइल नहीं कर सकते। तो आप एक बार इसको चेक कर लीजिए, सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही है तभी ITR 1 फॉर्म आप फाइल कर सकते हैं। प्रोसीड करेंगे ITR 1 के साथ में। अब ये आपको बता रहा है कि न्यू टैक्स रेजिम डिफॉल्ट टैक्स रेजिम है, न्यू टैक्स रेजिम से ही आप अपना ITR फाइल कर पाएंगे। अगर आप ओल्ड टैक्स रेजिम से अपना ITR फाइल करना चाहते हैं तो आप सेलेक्ट करेंगे ओल्ड टैक्स रेजिम को, तभी आप ओल्ड टैक्स रेजिम से ITR को फाइल कर पाएंगे। और अगर आप न्यू टैक्स रेजिम से ITR फाइल करेंगे तो आपको काफ़ी सारी डिडक्शंस यहाँ पर अवेलेबल नहीं होंगी, ये बता रहा है। ओके पर क्लिक कर देंगे। आप क्या करेंगे, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब हम अपनी ITR फाइल कर रहे हैं, तो सबसे पहले ये रीज़न पूछ रहा है कि आप ITR 1 फाइल करने का आपका रीज़न क्या है। क्या आपकी इनकम बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ज़्यादा है? तो देखिए होता क्या है, ओल्ड टैक्स रेजिम और न्यू टैक्स रेजिम दोनों में ही बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट अलग अलग होती है। अगर आप ओल्ड टैक्स रेजिम को ऑप्ट करते हैं, 2.5 लाख से ज़्यादा की इनकम है तो आपको ITR फाइल करना ज़रूरी होता है। अगर आपकी एज 60 साल या उससे ज़्यादा है तो 3 लाख की इनकम पर ITR फाइल करना ज़रूरी होता है। और अगर आपकी एज 80 साल या उससे ज़्यादा है, आप सुपर सीनियर सिटीजन है, तो 5 लाख से ज़्यादा इनकम है तभी आपको ITR फाइल करना ज़रूरी होता है। न्यू टैक्स रेजिम में बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट है 4 लाख। आपकी एज चाहे कुछ भी हो, तो 4 लाख से ज़्यादा की इनकम है तो ITR फाइल करना ज़रूरी होता है अगर आप न्यू टैक्स रेजिम को ऑप्ट कर रहे हैं। दूसरा पूछ रहा है कि अगर आपकी इनकम बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से कम है तो क्या इनमें से कोई कंडीशन है कि आपने 1 करोड़ से ज़्यादा अपने करंट अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया है, 2 लाख से ज़्यादा आपने फॉरेन ट्रेवल पर खर्चा कर दिया है, 1 लाख से ज़्यादा अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट कर दिया है, तो यहाँ पर बता दीजिए। अगर इनमें से कोई कंडीशन है तो इन पर टिक कर दीजिए, और अगर इनमें से भी कोई कंडीशन नहीं है, आप ऐसे ही अपनी ITR को फाइल करना चाह रहे हैं, तो आप अदर्स पर टिक कर दीजिए। आप किसी भी ऑप्शन पर टिक करेंगे, ITR जो फॉर्म होगा वो सेम ही होगा, ठीक है। तो कोई भी ऑप्शन टिक करेंगे आप, एक ही फॉर्म आपके लिए ओपन होकर आएगा। कंटिन्यू कर देंगे। उसके बाद में ये आपको बता रहा है कि यहाँ पे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन प्री फिल्ड होंगी। आपने जो अभी AIS डाउनलोड किया था वहाँ से काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन को प्री फिल्ड रखेगा। फिर भी आप एडिट करना चाहें तो उस इन्फॉर्मेशन को एडिट कर सकते हैं, तो आपको चेक करके चलना होगा सारी चीज़ों को। अब ओके करने के बाद में सबसे पहला टैब इनेबल हो रहा है पर्सनल इन्फॉर्मेशन का, तो आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन चेक करनी है। यहाँ पर आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शो हो रही है कि आपका नेम क्या है, पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, ये सारी चीज़ें शो हो रही हैं। अब उसके बाद आता है नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये आपको बताना होता है कि आप कौन हो, आप सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हो, PSU के एम्प्लॉई हो, अगर आप पेंशनर हो तो कौन से पेंशनर हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के, ठीक है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉई हो तो आप अदर्स यहाँ पे क्लिक कर देंगे। और अगर आपकी सैलरी इनकम है ही नहीं, ना आप गवर्नमेंट जॉब करते हो ना प्राइवेट जॉब करते हो, आपकी अदर इनकम है जैसे सेविंग बैंक की, FD की इंटरेस्ट इनकम, इस तरह से है, तो आप नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक कर दोगे। तो हम यहाँ पर जो ITR फाइल कर रहे हैं वो प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉय का कर रहे हैं, तो अदर्स पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर ये सेक्शन पूछा है कि सेक्शन में फाइल कर रहे हो तो 139(1) ही रहना है। अगर आप बिलेटेड ITR फाइल करोगे 139(4) पर जाओगे, अगर आप रिवाइज्ड ITR फाइल करोगे तो 139(5) पर क्लिक करोगे। ओके, उसके बाद में जब हम नीचे जाएंगे तो यहाँ पर ये कह रहा है कि क्या आप न्यू टैक्स रेजिम से क्या आप ओल्ड टैक्स रेजिम से अपनी ITR को फाइल करना चाहते हो। तो देखिए न्यू टैक्स रेजिम से ITR फाइल करेंगे तो नो पर ही रहेगा। ओके, अगर आप ओल्ड टैक्स रेजिम से अपनी ITR को फाइल करेंगे तो यहाँ पर आप येस पर टिक करेंगे। तो येस पर टिक करने का मतलब कि आप ओल्ड टैक्स रेजिम से अपनी ITR को फाइल करना चाह रहे हैं। बाकी हमने स्टार्टिंग में ही देखा था कि आपकी ITR बाय डिफॉल्ट न्यू टैक्स रेजिम से ही होगी, तो आपके जो नो है इसी पर ही क्लिक आपका रहेगा। ओके,
तो अभी हम न्यू टैक्स रेजिम से अपनी आईटीआर फाइल करना चाह रहे हैं, इसलिए नो पर ही टिक रहेगा। उसके बाद में यहाँ पर वेदर द रिटर्न इज बीइंग फाइल्ड बाय रिप्रेजेंटेटिव असेसी, तो हम नो करेंगे, क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव असेसी का कब होता है यहाँ पर कि अगर असेसी की डेथ हो गई है और उसके केस में कोई लीगल हेयर जो है वो आईटीआर फाइल कर रहा है, तो यहाँ पर यस आता है, अदरवाइज नो ही आता है। अब यहाँ पर बैंक की डिटेल्स आपको चेक कर लेनी है, जितने भी आपके एक्टिव बैंक अकाउंट्स हैं वो सारे बैंक अकाउंट की डिटेल आपको देनी है। दूसरा, आपके जो बैंक अकाउंट्स हैं वो वैलिडेटेड होने चाहिए और एटलीस्ट एक बैंक अकाउंट आपका रिफंड के लिए नॉमिनेट होना चाहिए। तो अगर आपका कोई रिफंड बन रहा होगा तो वो रिफंड किस बैंक अकाउंट में आएगा आप यहाँ पर नॉमिनेट करके बता दीजिए। ओके, तो सारे बैंक अकाउंट की डिटेल्स देनी है एक्सेप्ट डोरमेंट अकाउंट। ओके, कंफर्म कर देंगे। कंफर्म करने के बाद में यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन पर ग्रीन टिक आ गया, मतलब अब ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल हो गई। सेकंड टैब अब इनेबल हो गया। यहाँ पर ग्रॉस टोटल इनकम, अब ये टोटल इनकम आपकी आ रही है। यहाँ पर सबसे पहले आपकी आएगी इनकम फ्रॉम सैलरी, तो सैलरी की इनकम यहाँ पर आपकी प्रीफिल्ड आई रही है। पहले उन्होंने बता दिया था कि कुछ इन्फॉर्मेशन हम AIS से प्रीफिल्ड कर दिखाएंगे, तो अब आपको क्या करना है, एडिट करना है। अब आपके पास एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या होना चाहिए, आपका फॉर्म 16 होना चाहिए। आप क्या करें, अपना फॉर्म 16 अपने सामने रखें और उसमें जो भी आपकी सैलरी शो हो रही है वैसे ही सेम आप इसमें अपलोड कर दें। तो यहाँ पर क्या है, सैलरी एज पर सेक्शन 17(1) ये जो है आपकी जो AIS से उठकर आ रही है। बाकी आप इसको चेक कर लें, कंफर्म कर लें, किसे करेंगे, फॉर्म 16 से। तो फॉर्म 16 में अगर आपके कोई परक्विजिट शो हो रहा है वो आ जाएगा, प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी शो हो रहा है वो आ जाएगा। इसके बाद में अलाउंसेस जो कि आपके एग्जेम्प्ट है, तो देखिए ओल्ड टैक्स रेजिम ऑप्ट करते हैं तो वहाँ पे काफ़ी सारे अलाउंसेस के एग्जेम्पशन का बेनिफिट मिल जाता है, जैसे कि HRA का, LTA का। लेकिन न्यू टैक्स रेजिम ऑप्ट करते हैं तो कुछ ही अलाउंसेस आपके एग्जेम्प्ट होंगे, जैसे कि कन्वेंस अलाउंसेस, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, ट्रैवलिंग अलाउंसेस। ओके, तो अगर आपके कोई एग्जेम्प्ट अलाउंसेस हैं फॉर्म 16 में शो हो रहे होंगे, अगर हैं तो आप ऐड अनदर कर दीजिए। तो सेलेक्ट कर लीजिए जो भी अलाउंसेस आपका एग्जेम्प्ट है, यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए आप, ठीक है, और जो अमाउंट है वो अपना डाल दीजिए। ठीक है, हमारे केस में कोई एग्जेम्प्ट अलाउंसेस नहीं है तो हम इसको डिलीट कर देंगे। उसके बाद में देखिए आपको 75,000 रुपीज़ की स्टैंडर्ड डिडक्शन आ रही है, ये खुद से सिस्टम ने जनरेट कर दिया। तो अगर आप न्यू टैक्स रेजिम ऑप्ट करते हैं, सैलरीड हैं या फिर पेंशनर्स हैं, तो 75,000 रुपीज़ की स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिल जाती है। ओल्ड टैक्स रेजिम ऑप्ट करेंगे तो ये जो अमाउंट है वो 50,000 रुपये का शो होगा। अब आपको क्या करना है, सेव कर देना है इन्फॉर्मेशन को। ये जो अमाउंट है फाइनल आपकी जो सैलरी की इनकम है जो यहाँ पर शो हो रही है, ये आपके फॉर्म 16 से मैच होनी चाहिए। ओके, इसके बाद अगर आपकी कोई हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, आपको किसी प्रॉपर्टी से रेंट रिसीव हो रहा है, तो वो जो इनकम है वो आपको यहाँ शो करनी है। डिटेल्स ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टीज में जाएंगे, ऐड अनदर करेंगे। अब यहाँ पर आपको अपनी प्रॉपर्टी का एड्रेस डालना है, टाउन या सिटी डाल देनी है अपनी, फिर उसके बाद में स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। कंट्री तो इंडिया आ ही रहा है, आपकी प्रॉपर्टी का पिन कोड क्या है वो बता देना है। ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी कौन है, तो सेल्फ आप लिख देंगे। ठीक है, ये तो क्लबिंग के केस में है कि माइनर ओनर है या फिर आपकी स्पाउस ओनर है, ठीक है, तो उस केस में आप डीम्ड ओनर माने जाते हैं, तो ये क्लबिंग वाले प्रोविजन में एप्लीकेबल हो जाएगा। अगर कोई को ओनर है तो यहाँ पर बता दीजिए। ठीक है, अगर को ओनर है तो जैसे येस करेंगे तो यहाँ पर शेयर आ जाएगा। ठीक है, तो बता दीजिए को ओनर है कि नहीं, अगर नहीं तो आप 100% ओनर हो जाएंगे, अगर को ओनर है तो फिर यहाँ पर येस सिलेक्ट हो जाएगा। फिर टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, आपको ये बताना है कि आपकी जिस हाउस प्रॉपर्टी की आप इन्फॉर्मेशन फिल कर रहे हैं वो कौन सी प्रॉपर्टी है, क्या वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी क्या होती है, जिस हाउस में हम रहते हैं उसको हम बोलते हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड। लेट आउट क्या होता है कि जिस प्रॉपर्टी को हम किराए पर चढ़ा देते हैं, जहाँ से हमको रेंटल इनकम रिसीव होती है, वो लेट आउट प्रॉपर्टी होती है। डीम्ड लेट आउट क्या होता है कि अगर आपके पास 2 से ज़्यादा सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी हैं, तो 2 से ज़्यादा जो जितनी भी प्रॉपर्टी होती है वो डीम्ड लेट आउट मान ली जाती है, तो उनसे आपको किराया रिसीव नहीं होता, बट इनकम टैक्स के पर्पज से मान लिया जाएगा कि आपको रेंट रिसीव हो रहा है और एक एक्सपेक्टेड रेंट की फिगर पर आपसे टैक्स भी लिया जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हम मैक्सिमम ITR 1 फाइल करते टाइम वैसे भी हम मैक्सिमम 2 प्रॉपर्टी की इनकम ही शो कर सकते हैं। तो अगर आप सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी को यहाँ पर क्लिक करेंगे, उसकी इन्फॉर्मेशन देंगे सेल्फ ऑक्यूपाइड की, तो आपको कोई फ़ायदा तो होगा नहीं, क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी अगर आपने लोन पर ले रखी थी, उसके आप इंटरेस्ट पे करते हैं, तो न्यू टैक्स रेजिम में आपको उस इंटरेस्ट की डिडक्शन नहीं मिलेगी, केवल किस में मिलेगी, ओल्ड टैक्स रेजिम में। तो ये जो टैब है वो ऑटोमेटिकली डिसेबल हो जाएगा। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है और आपने लोन ले
रखा है, न्यू टैक्स रेजिम में कोई बेनिफिट नहीं है। लेट आउट प्रॉपर्टी अगर आपकी, तो फिर आपको यहाँ पर अपना जो रेंट है वो शो करना है, ठीक है। यहाँ पर आप 0 लिख देंगे, बी वाला जो कॉलम है, ओके, हेयर 0 लिख देंगे। उसके बाद में म्यूनिसिपैलिटी टैक्स आपने पे किया है वो आप अमाउंट लिख देंगे, तो आपका जो रेंट का अमाउंट है वो उतने से डिडक्ट हो जाएगा। उसके बाद में आपको यहाँ पर 24B में अगर आपने इंटरेस्ट लिया उस लेट आउट प्रॉपर्टी को एक्वायर करने के लिए, तो यहाँ पर आप यहाँ चले जाएंगे, ऐड अनदर कर देंगे। अब आपके पास क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए, आप बैंक से होम लोन सर्टिफिकेट ले लीजिए, ठीक है। कब का लेना है आपको, 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक का होम लोन स्टेटमेंट लेना है। वहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी कि आपने किस बैंक से लिया है, अदर देन बैंक कोऑपरेटिव सोसाइटी वगैरह से लोन लिया है, वो आ जाएगा। उसके बाद में बैंक और इंस्टीट्यूशन जहाँ से भी आपने लोन लिया है, ठीक है, उसका नाम आ जाएगा, आपका लोन अकाउंट नंबर आ जाएगा, किस डेट को लोन आपका सेंक्शन हुआ है वो आपको लिख देना है, अमाउंट कितने लोन का जो अमाउंट था वो क्या था वो लिख देना है। उसके बाद में आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो 31 मार्च 2026 को आपका लोन का आउटस्टैंडिंग अमाउंट था वो आपका आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, आपने इस साल में 25-26 फाइनेंशियल ईयर में कितनी इंटरेस्ट पे की वो आप यहाँ पर लिख देंगे, ओके। तो ये आपको कहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी, आपने होम लोन सर्टिफिकेट से, बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जहाँ से भी आपने लोन लिया है वहाँ से आप सर्टिफिकेट ले लीजिए, ओके। हमारे केस में नहीं है तो हम इसको डिलीट कर देंगे। इसके बाद में आपकी जो इन्फॉर्मेशन है आप उसको सेव कर दीजिए, हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम बैक कर देंगे। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, अब देखिए हम 18 मई को अपनी ITR फाइल कर रहे हैं, अभी हमारा AIS अपडेट नहीं हुआ, इसी वजह से यहाँ पे सेविंग बैंक की इंटरेस्ट शो नहीं हो रही। अगर आपका AIS अपडेट हो जाएगा तो वो यहाँ पर आपको सेविंग बैंक की इंटरेस्ट भी शो होगी, आपकी FD की इंटरेस्ट है वो भी शो होगी आपको। तो यहाँ पर काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन पहले से ही ऑटो पॉपुलेट होकर आ जाएंगी। अब यहाँ पर आप ऐड अनदर कर दीजिए। अब जैसे आपको सेविंग बैंक की इंटरेस्ट है वो शो नहीं हो रही, आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट। आपने जो इंटरेस्ट का अमाउंट है आपको अपनी पासबुक से दिख रहा होगा, अपने अकाउंट स्टेटमेंट से दिख रहा होगा, आप लिख दीजिए, ओके, और सेव कर दीजिए। उसके बाद आपके अदर इनकम है, जैसे कि आपको बैंक से, पोस्ट ऑफिस से, कोऑपरेटिव सोसाइटी से डिपॉजिट आपने करा रखा है, वहाँ पर उसकी इंटरेस्ट इनकम मिल रही है। अगर आपका इनकम टैक्स रिफंड आया है उसकी इंटरेस्ट आपको मिली थी वो भी टैक्सेबल हो जाएगी। फैमिली पेंशन इनकम टैक्सेबल होगी, डिविडेंड इनकम टैक्सेबल हो जाएगी, ठीक है, किसी कंपनी से डिविडेंड मिला है। फिर उसके बाद में और भी ऐसे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ दे रखी है, तो जो भी आपकी इनकम है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए और अपना अमाउंट यहाँ शो कर दीजिए और सेव कर दीजिए, ओके। उसके बाद में आता है टैब एग्जेम्प्ट इनकम का। तो अगर आपकी कोई ऐसी इनकम है जो कि एग्जेम्प्ट है वो भी आपको अपने ITR में शो करना ज़रूरी होता है। ये जो एग्जेम्प्ट इनकम है ये आपके टोटल इनकम का पार्ट नहीं बनेगी, आपको इस पर टैक्स भी पे नहीं करना, बट गवर्नमेंट आपकी हर इनकम की इन्फॉर्मेशन रखना चाहती है तो यहाँ पर आपको उसको भी शो करना होता है। इस पर जब आप क्लिक करेंगे, ऐड अनदर पर जाएंगे, इस पर सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारी इनकम, एग्जेम्प्ट इनकम देखने को मिल जाएंगी, जैसे एग्रीकल्चर इनकम है, या फिर कंपनसेशन आपको रिसीव हुआ है, या फिर स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट की इनकम है, आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल को अगर इनकम रिसीव हुई है, ठीक है, और भी काफ़ी सारी इनकम है, जैसे ये सम रिसीव फ्रॉम पॉलिसीज कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो अगर आपकी पॉलिसी मैच्योर हुई है उसका अमाउंट रिसीव हुआ है, LIC का, NPS का, PF का, सुकन्या समृद्धि योजना का अमाउंट मिला है, ये सारा अमाउंट एग्जेम्प्ट होता है तो आप सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको अपनी सब कैटेगरी बतानी होती है, जैसे इसमें से भी कौन सी वाली इनकम है आपकी, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का अमाउंट है, या स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड का अमाउंट रिसीव हुआ है, या सुकन्या समृद्धि योजना का अमाउंट रिसीव हुआ है, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का अमाउंट रिसीव हुआ है, NPS का अमाउंट रिसीव हुआ है। तो अपनी सब कैटेगरी आप सेलेक्ट कर लीजिए, अपना अमाउंट यहाँ डाल दीजिए और सेव कर लीजिए, ओके। हमारे केस में कोई इनकम नहीं है तो हम बैक कर देंगे। उसके बाद में आ जाएगा आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A नॉट चार्जेबल टू इनकम टैक्स। तो देखिए अगर आपको शेयर मार्केट से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है लिस्टेड सिक्योरिटी को सेल करने पर या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स को सेल करने पर, ओके, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और ये जो गेन है वो 1,25,000 तक का होता है तो ये गेन फुली एग्जेम्प्ट होता है। तो अगर आपको 1,25,000 तक का गेन है शेयर मार्केट वाला लॉन्ग टर्म, तो आप ITR 1 फाइल कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। अगर आपका 1,25,000 से ज़्यादा का गेन है तो उस वाले केस में 1,25,000 से ऊपर का जो गेन होता है उस पर आपको टैक्स पे करना होता है, फिर आप ITR 1 अपना फाइल नहीं कर सकते। तो यहाँ पर 1,25,000 तक का गेन ही शो कर सकते हैं जो कि एग्जेम्प्ट होता है, आपको टैक्स पे नहीं करना होता जिस पर। तो यहाँ पर टोटल सेल कंसिडरेशन आप दिखा दीजिए, जैसे कि लेट्स सपोज आपने 50,000 रुपये के शेयर सेल किए, कॉस्ट
कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपने 20,000 रुपये में परचेज किया था उन शेयर्स को, तो यहाँ पर आपको 30,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, 1,25,000 तक है आपका एग्जेम्प्ट होगा। तो इस तरह से आप शो कर दीजिए। हमारे केस में नहीं है तो हम ज़ीरो कर देंगे। ओके, फिर हम कंफर्म कर देंगे। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर ग्रॉस टोटल इनकम पर भी टिक आ गया। अब हम टोटल डिडक्शंस को देखेंगे। तो अब क्योंकि हम न्यू टैक्स रेजिम से आईटीआर फाइल कर रहे हैं तो सारी डिडक्शंस तो हमको मिलेंगी नहीं, कुछ ही डिडक्शंस हमको यहाँ पर मिलती हैं। ओल्ड टैक्स रेजिम ऑप्ट करेंगे तो हमें सारी डिडक्शंस मिल जाती हैं। कौन कौन सी डिडक्शन मिलेगी? कॉन्ट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट बाय एम्प्लॉयर। ठीक है, तो एम्प्लॉयर जो भी पेंशन स्कीम में न्यू पेंशन स्कीम में कॉन्ट्रीब्यूशन करा है उसकी डिडक्शन आपको मिल जाएगी। आप एडिट करके अपना जो अमाउंट है वो यहाँ पर लिख दीजिए। उसके बाद में अग्निपथ स्कीम में अगर आपने कंट्रीब्यूशन किया है तो डिडक्शन मिलेगी, बट केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को ही मिलेगी, प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉय को नहीं मिलेगी। इस वजह से यहाँ पर ये जो टैब है वो डिसेबल है। तो इस तरह से एक दो डिडक्शन ही न्यू टैक्स रेजिम में एप्लीकेबल होती हैं, अवेलेबल होती हैं। आप देख लीजिए, अपना अमाउंट लिख दीजिए, कंफर्म कर दीजिए। कंफर्म करने के बाद में इसके बाद में जो डिडक्शन का टैब है वो भी ग्रीन टिक आ गया। अब यहाँ पर आ रहा है टैक्सेस पेड, तो टैक्स पेड में जाएंगे। अब देखिए आपका जो सैलरी पर TDS डिडक्ट हुआ है वो आपको यहाँ शो हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि वो अमाउंट ठीक आ रहा है कि नहीं। अपने 26 ईयर्स से अपने फॉर्म 16 से मैच कर लीजिए। उसके बाद में आपको सैलरी के अलावा जो आपकी जैसे FD की इनकम है या कोई अदर इनकम है जिस पर TDS डिडक्ट हुआ है तो वो आपको यहाँ शो हो जाएगा। इस अमाउंट को आप चेक कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद में अगर आपको आपके घर का रेंट रिसीव हो रहा है, ठीक है, रेंट पर आपने हाउस प्रॉपर्टी दे रखी है, रेंट रिसीव हो रहा है, 50,000 से ज़्यादा का रेंट है, तो इस वाले केस में जो टेनेंट है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो TDS डिडक्ट करके आपके अमाउंट को पे करे। तो यहाँ पर जो टेनेंट वाला TDS होगा वो यहाँ शो हो रहा होगा। इसके अलावा अगर आपका कहीं TCS कलेक्ट हुआ है, 10 लाख से ज़्यादा की कार परचेज की थी आपने, तो उस पर आपने TCS दिया होगा, वो आपको यहाँ शो हो रहा होगा। इसके बाद में एडवांस टैक्स और सेल्फ असेसमेंट टैक्स जो पे करेंगे उसका अमाउंट आपको यहाँ शो हो रहा होगा। तो आप अच्छे से टैक्सेस पेड वाला कॉलम है इसको अच्छे से चेक कर लीजिए। ठीक है, चेक करने के बाद में आप कन्फर्म कर लीजिए। उसके बाद में वेरीफाई और टैक्स लायबिलिटी डिटेल्स, इस पे जाइए। यहाँ पर आपको आपकी जो इनकम है, जो भी आपने फिल की थी, सारी चीज़ें आपको इस फॉर्म में शो हो जाएंगी। ग्रॉस टोटल इनकम क्या थी, फिर उसके बाद में आपका जो टैक्स है वो कितना आ रहा है। तो हमारी जो इनकम थी 5,04,200 की इनकम थी, उस पर टैक्स बन रहा था हमारा 5,210 रुपये का। लेकिन क्योंकि 12 लाख रुपए तक की न्यू टैक्स रेजिम ऑप्ट करते हैं तो 12 लाख रुपए तक की इनकम पर 87A की रिबेट का बेनिफिट मिलेगा और आपका टैक्स ज़ीरो हो जाएगा। इसी वजह से आपका जो टैक्स है वो ज़ीरो हो गया है। ठीक है, तो आपका जो टैक्स है वो क्या हो गया है, ज़ीरो हो गया है। इसको कंफर्म कर देंगे, आपको कोई टैक्स पे नहीं करना। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर जाएंगे। फिर से यहाँ पर आपको शो हो रहा है यू नीड टू मेक पेमेंट ऑफ ₹0। कोई भी आपका पेमेंट नहीं बन रहा है टैक्स का, अगर बनेगा तो वो आपको पे करना होगा। आप एक बार और चेक कर लीजिए इसको। ठीक है, आपकी ग्रॉस टोटल इनकम है, डिडक्शन आपकी ज़ीरो है, कोई डिडक्शन नहीं मिली आपको। जो टैक्स है वो आपका 5,210 आ रहा था, लेकिन रिबेट का बेनिफिट मिल गया, आपका टैक्स ज़ीरो हो गया। आपका जो अमाउंट पेबल है वो कितना है, ज़ीरो है। प्रीव्यू एंड सबमिट और रिटर्न कर देंगे। यहाँ पर टिक कर लगा लेंगे चेक बॉक्स पर और उसके बाद में अपना प्लेस लिख देंगे जहाँ भी बैठकर आप अपनी ITR को फाइल कर रहे हैं। उसके बाद में प्रोसीड टू वैलिडेशन पर जाएंगे। उसके बाद में यहाँ पर अगर आपका कोई भी एरर आ रही है तो वो यहाँ शो हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पर एरर आ रही है द सेकेंडरी एड्रेस सेम एज द प्राइमरी एड्रेस। यहाँ पर बताना है कि आपका सेकेंडरी एड्रेस और प्राइमरी एड्रेस सेम है, तो यहाँ पर जाकर यस पर टिक कर देंगे। ओके, सेव करेंगे। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर आ जाएगा कि वैलिडेशन सक्सेसफुल, कोई एरर नहीं है। यहाँ पर उसको प्रीव्यू कर लेंगे। प्रीव्यू करने के बाद में यहाँ पर आपको अपना ITR फॉर्म शो हो जाएगा। एक बार गो थ्रू कर लीजिए इसको, अपने ITR फॉर्म को, सारी इन्फॉर्मेशन को। प्रोसीड टू वैलिडेशन पर जाएंगे। प्रोसीड टू वैलिडेशन के बाद प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर जाएंगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपने ITR को E-वेरीफाई करेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है E-वेरीफाई नाउ। आप अभी वेरीफाई करना चाहते हैं अभी कर लीजिए, बाद में करना चाहते हैं बाद में E-वेरीफाई लेटर पर कर सकते हैं, या फिर ऑफलाइन E-वेरीफाई करना चाहें उसको भी कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, E-वेरीफाई नाउ। जब ITR फाइल करें उसको तभी की तभी E-वेरीफाई करें। 30 दिन तक आप E-वेरीफाई नहीं करेंगे तो आपका ITR बेकार हो जाएगा, माना जाएगा आपने कभी ITR ही फाइल नहीं किया। E-वेरीफाई करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद में फर्स्ट ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। आई वुड लाइक टू वेरीफाई यूजिंग OTP ऑन मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद आधार। तो आधार से जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर आपका OTP जाएगा। ठीक है, इस पर टिक करेंगे और फिर कंटिन्यू करेंगे। आई एग्री टू वैलिडेट माई आधार डिटेल्स।
जनरेट आधार OTP, तो यहाँ पर आपका जो नंबर है फ़ोन नंबर उस पर आपका OTP चला जाएगा। OTP जाने के बाद में जो भी आपका OTP है आप उसको यहाँ लिख देंगे। OTP लिखने के बाद में तो OTP डालने के बाद वैलिडेट करेंगे, तो वैलिडेट करने के बाद में आपको ईमेल आ जाएगा, मैसेज आ जाएगा कि आपका ITR सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। तो इस तरह से आप अपने ITR को सबमिट कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर हो गई होंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।